नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो 2022 का होने वाला है, तो उसकी एमसीक्यू सीरीज़ की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। मोर और लेस जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ चल रहे हैं उसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस राज्य ने अपने सबसे देशभक्ति स्थलों में से, मतलब कि कोई ऐसी पैट्रियोटिक साइट है, ठीक है, तो जो कि चीन सीमा पर स्थित है, अजौं जिले के, है ना, तो गांव का नाम है कहो। वहाँ पे एक वृत्त चित्र बनाने की योजना कर रहा है ना, मतलब कि डॉक्यूमेंट्री एक तरीके की बनाने की वहाँ पे बात चल रही है। तो ये गांव जो बेसिकली है ये कहो गांव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन हमारा जो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंस के 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ऐसा किया जा रहा है। और सारे क्वेश्चन जो आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे। तो देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन यहाँ नीचे इंग्लिश में है, देख लीजिए। अगला प्रश्न कि 23 नवंबर 2021 को खनिजों के लिए खोज के लिए प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल, है ना, ई पोर्टल फॉर एक्रेडिएशन स्कीम, सॉरी, है ना, ई पोर्टल फॉर एक्रेडिएशन स्कीम का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा बी वाला। और ये किसके लिए किया गया? खनिजों की खोज के लिए। अगला प्रश्न कि हाल ही में पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, तो एक तो पहले फैक्ट ये भी ध्यान रखिए कि पुणे में है क्या अपना नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, कि खगोलविदों ने कितने सितारों की खोज की है जिन्हें मेन सीक्वेंस रेडियो पल्सर एमिटर या एमआरपी कहा जाता है। तो एग्जाम में देखिए कुल मिला के ये वाला ज़्यादा पूछने का चांस है कि ऐसे दे देंगे कि एमआरपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है या कितने नंबर्स ऑफ जो ये हमारे सितारे हैं उनको खोजा है। तो इनकी जो संख्या है टोटल वो 8 है फिलहाल, तो इसको ध्यान रखिएगा। एमआरपी मतलब कि मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर। अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल पारित 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की जो घोषणा की है वो डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये डेट है 19 नवंबर 2021। डेट याद रखिएगा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया? ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है रांची में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, झारखंड, रांची में। अगला क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2021 को दक्षिण कोरिया की पहली पब्लिक एयर टैक्सी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की पहली पब्लिक एयर टैक्सी, है ना, द फर्स्ट पब्लिक एयर टैक्सी, ये सक्सेसफुल, इसका क्या नाम है, फ्लाइट टेस्ट हुआ। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन में। दूसरा है कि यह परीक्षण जर्मन अर्बन एयर मोबिलिटी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में UAM भी लिखते हैं उसको, कि अग्रणी कंपनी वोलोकॉप्टर, है ना, ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अपने 2X विमान के साथ किया है। तो जो विमान है उसका क्या नाम है, 2X, और हुआ कहाँ की राजधानी, जो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, वहाँ पे, ठीक है। और ये अर्बन एयर मोबिलिटी की कंपनी वोलोकॉप्टर के द्वारा किया गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो क्या है ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो हमारे दो के दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो देखिए जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हुआ, ये भी याद रखिए। और कुल मिला के ये जो इनकी एकलव्य विद्यालयों की संख्या है ये 50 है, और 7 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में के टोटल जो है 27 जिलों में ये 50 विद्यालय जो हैं वो खोले जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिलहाल यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है, और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न कि नवंबर 2021 में किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों तथा युद्ध विधवाओं से संबंधित मामलों के समाधान हेतु लद्दाख क्षेत्र के राज्य सैनिक बोर्ड
लद्दाख क्षेत्र में राज्य सैनिक बोर्ड स्थापित करने को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय का निर्णय है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा आप। और करीब 60,000 के आसपास सेवानिवृत्त और ये जो सैन्यकर्मी सेवारत हैं उनको इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी तथा इस विश्वविद्यालय की निर्माण लागत की राशि जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी जो आधारशिला रखी गई अमित शाह जी के द्वारा और 108 करोड़ रुपए की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसके कंस्ट्रक्शन की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ये देखा आपने। और ये जो 49.42 एकड़ की एक ऐसे लैंड मेजरमेंट है एकड़ में, उस पर इसका निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2021 को आरबीआई के द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में सोना कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 744 टन हो गया है। ठीक, तो देखिए 27 अक्टूबर की ये रिपोर्ट है विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर रिपोर्ट, है ना, मतलब इंग्लिश में है कि रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो अब इसमें देखिए जो इंक्रीज़ हुआ है पिछले एस्टिमेट जो लिया गया होगा उससे अब तक में तो 11% का इंक्रीज़ हुआ और सितंबर एंड तक में जो हमारे पास कह लीजिए गोल्ड का रिजर्व था आरबीआई के पास वो 743 पॉइंट समथिंग मीट्रिक टन के पास था। तो अब ये 744 मीट्रिक टन हो गया है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है 11% का इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना लागू करने वाला राज्य भारत का दूसरा राज्य बना। ठीक, तो एनईपी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जुलाई 2020 के अंदर, है ना, तो इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो दूसरा तो आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश है और इन्होंने कब किया 26 अगस्त 2021 को। तो जो फर्स्ट स्टेट था हमारा साउदर्न इंडिया का कर्नाटका, है ना, यहाँ पे इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2021 को निम्न में से किसने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की, है ना, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी 36th जो बैठक हुई मतलब 36th मीटिंग की अध्यक्षता की। तो इनमें से किसके द्वारा किया गया ये, तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य की मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी, है ना, तो ये क्या है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है तो एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी, और जिसको आगे भी पढ़ते हैं कि अपनी धरोहर अपनी पहचान की भांति प्रदेश के लिए तैयार की गई एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित किया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि ये इस पॉलिसी हुई तो उसी तरह स्टेट में किसने इस नाम से अडॉप्ट किया, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, है ना, जो कि कहाँ है, पूसा नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया। तो पहले फैक्ट ध्यान रखिए कि क्या किसका लोकार्पण हुआ, तो नेशनल जीन बैंक ऑफ ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि दिल्ली में है। तो ये उद्घाटन फिलहाल किया गया हमारा लोकार्पण नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत ने निम्न में से किस संस्था के सहयोग से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक, तो ये जो सहयोग हुआ है ये नीति आयोग के साथ। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, के सेक्टर 29 में राज्य का पहला ब्लैंक स्पेस बनाने की प्रक्रिया में है। ठीक है, तो जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है तो उसके सेक्टर 29 में हस्तशिल्प पार्क एक बनाया जाएगा, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट्स पार्क। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसको पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ फेम 1 योजना के तहत अब किस राजमार्ग, देखिए यहाँ पे लिखे ना कि किस राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूलन राजमार्ग बन गया है। ठीक, तो फेम 1 स्कीम के तहत दिल्ली से जो चंडीगढ़ का राजमार्ग है हमारा, ये वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूलन राजमार्ग बन गया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और भेल के द्वारा ये एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं जो चार्जिंग स्टेशन हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न कि वरियम कुनाथ हाजी और अली मुसलियार समेत
387 नामों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा रखा गया है। तो ये जो लोग हैं वो किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा अभी पिछले दिनों। तो जो आपका मालाबार कोस्ट के अलॉन्ग में मोपला रिबेलियन हुआ, उससे संबंधित के सभी लोग थे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है? मतलब कि जो उसका फ्यूल है वो हाइड्रोजन बेस होगा। तो ये दिए हुए हमारे स्थानों में से हरियाणा में चलाया जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक मौजूदा 6780 मेगावाट। तो अभी मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 6780 मेगावाट है और इससे बढ़कर कितनी हो जाएगी? 22,480 मेगावाट तक। तो ये किस वर्ष तक का लक्ष्य कुल मिला के है? तो वर्ष 2031। देखिए होता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न कि हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MRI फैसिलिटी एट द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर हरियाणा ऑन 19 नवंबर 2021। तो देखिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर पहले कहाँ है देख लीजिए, मानेसर हरियाणा में। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट MRI फैसिलिटी है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए। डेट भी याद रखिए 19 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न कि नवंबर 2021 में किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों, ये शायद क्वेश्चन हमने देख लिया है अभी। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें कितने 8,573 संगीतकारों ने 5 मिनट से अधिक समय तक एक साथ एक सुर में वाद्य यंत्र बजाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक तरीके से करंट अफेयर्स के लिए। तो ये किस देश के कह लीजिए ऑर्केस्ट्रा है? तो वेनेजुएला जो है यहाँ का ऑर्केस्ट्रा है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया सी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। 23 नवंबर 2021 को खनिजों के लिए खोज के लिए ये हमने देखा है पहले भी। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य है ना। तो मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो देश के कुल उत्पादन में, तो जितना मतलब इंडिया में प्रोडक्शन होता है मिल्क का, तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो यूपी का है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि भारत द्वारा दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात जो है वो सबसे कह लीजिए क्रमशः जो है सबसे पहले जो है वो यूएई को होता है और उसके बाद जो सेकंड प्लेस पे है वो बांग्लादेश को होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे दोनों फैक्ट बिल्कुल ठीक हैं स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 75 सप्ताह की अवधि के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक चलेगा, है ना। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, 75वीं जो वर्षगांठ है, तो ये लॉन्च कब हुआ? तो ये हुआ आपका 12 मार्च 2021 को। ठीक, अब ये चलेगा 15 अगस्त 2022, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कि बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ये किताब लिखी गई है सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। वर्ष 2021 के गैबोर जेगो प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है ना। तो काफ़ी इस तरह के पुरस्कार भी पूछे जाते हैं। तो गैबोर जेगो प्राइज जो है वो मिला है आपको अतुल दीक्षित जी को। तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जो है वो जीते हैं? ठीक, तो देखिए अभी कैलकुलेट करके सारे मेडल अगर हम ऐड करेंगे तो 35 मेडल्स हो गए हमारे पास। तो ऑप्शन बी। भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था? ठीक है, तो जो सबसे पहला ओलंपिक कह लीजिए इंडिया ने भाग लिया एज ए टीम, तो ये पेरिस ओलंपिक। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका वर्ष जो है वो हमें कमेंट करके आप बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जो था वो इंडिविजुअल कह लीजिए मेडल जो किसने जीता प्री इंडिपेंडेंस में? तो नॉर्मन पिचर्ड थे जो, इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल जो है वो किस ओलंपिक में जीता था? ठीक है, तो जो इंडियन हॉकी टीम है इन्होंने सबसे फर्स्ट एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ वहाँ पे जीता। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय पुरुष हॉकी ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जो है वो अब तक जीते हैं? तो जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ 2020 का, तो यहाँ पे भी इंडियन हॉकी टीम को मेडल मिला। तो टोटल में अभी इंडियन हॉकी टीम के पास जो मेल हॉकी टीम है ना, तो उसके पास हो गए हैं आपके 12 मेडल कुल मिला के। तो ऑप्शन बी। ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा, है ना, सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड जो है वो किस देश के खिलाड़ी के नाम है? कि मतलब कि जो ओलंपिक्स, मेल ओलंपिक्स के हॉकी गेम्स होते हैं, उसमें फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल किस देश के खिलाड़ी के नाम है? तो वो इंडिया के ही खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम था बलबीर सिंह, और हॉलैंड के खिलाफ इन्होंने जो इंडियन टीम ने मैच जीता वर्ष 1952 में। तो ये देखा आपने। अगला प्रश्न कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन बने, है ना, इंडिविजुअल जो मेडल जीता। ऑप्शन बी KD जाधव। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बने। किस देश की हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है? ठीक, तो इंडियन टीम ही है वो जिन्होंने कंसेक्यूटिवली 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं हॉकी ओलंपिक्स में। तो ऑप्शन ए। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना अंतिम गोल्ड मेडल जो है वो कब जीता था? ठीक है, तो ये वर्ष 1980 में जो लास्ट उस टाइम के ओलंपिक्स हुए वहाँ पे इंडियन टीम ने जीता। तो ऑप्शन सी। 7 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले वह पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 7 ओलंपिक खेला उन्होंने और टेनिस के प्लेयर हैं। तो इनमें से वो कौन है? ठीक, तो ये लिएंडर पेस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है। ऑप्शन डी ये रही। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान का आधार, इसका नाम है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया? मतलब कि हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम विच इज़ रिफॉर्म्स एंड रेगुलेटरी नॉलेज बेस फॉर द पावर सेक्टर, है ना, टू प्रोवाइड रेगुलेटरी ट्रेनिंग। तो ये श्री RK सिंह जी जो हैं विद्युत मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। अगला प्रश्न कि भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज मतलब शूटर जो हैं वो कौन है? ठीक, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। ऑप्शन डी। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? अब देखिए यहाँ पे कुछ पुरुषों के नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें से अभिनव बिंद्रा ने ये जीता शूटिंग में। ऑप्शन डी। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर कौन थे, है ना, ये पूछा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देखिए ओलंपिक से रिलेटेड, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से लर्न करें। विजेंदर सिंह ने ये जीता, है ना। ऑप्शन सी। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते थे? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो बीजिंग ओलंपिक्स ये वही 2008 का है। ठीक, तो अब देखिए इसमें 3 जो हमें मेडल मिले कौन कौन से। तो पहला तो वही अभी हमने ऊपर देख लिया, अभिनव बिंद्रा का जो था ये गोल्ड मेडल था। उसके बाद दूसरा सुशील कुमार जो थे, इनका ब्रॉन्ज मेडल, और तीसरा विजेंदर सिंह, है ना, इनको भी क्या मिला? ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल मिला के 3 मेडल बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया ने जीता। ऑप्शन सी वाला करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने मेडल कुश्ती में, मतलब कि रेसलिंग में अब तक जीत लिए हैं? ठीक है, तो अभी तक कुल मिला के 7 मेडल हो गए हैं। तो ऑप्शन सी। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो ये हैं PV सिंधु। ऑप्शन डी। 2016 और 2020 अभी जो ओलंपिक्स हुए 2 अब देखिए यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है या फिर एक महिला भी है इसमें, तो फिर से पूछा जा रहा है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये सुशील कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ठीक है, मतलब कि इसमें तो साइना नेहवाल जो है, इन्होंने फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक मेडल। ऑप्शन ए। PV सिंधु ने किस किस ओलंपिक में मेडल जीता है? तो अभी आपको बताया गया कि 2016 और 20। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। तो आज यहीं तक रखेंगे, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा आप देख लें और इसको अच्छे से लर्न करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।